नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति अभी किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होगी, लेकिन महाराष्ट्र को अलग कर दिया है। ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक जो दोनों गठबंधन हैं, एक है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसमें 3 पार्टियां हैं, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। दूसरा गठबंधन है महायुति जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसके अलावा अजित पवार की एनसीपी है। हालांकि चुनाव आयोग से इन दोनों पार्टियों को, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को, मूल जो पार्टियां हैं शिवसेना और एनसीपी, उनकी मान्यता मिल चुकी है। उनका सिंबल भी मिल चुका है, नाम भी मिल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा और सबसे बड़ी बात, नेता कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उद्धव ठाकरे की राजनीति पर ज़रा आप गौर कीजिए। पिछले 5 साल की दशकों से बना भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन था उसको उन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? उनको मुख्यमंत्री बनना था। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात माने तो उन्होंने झूठ बोला कि अमित शाह से उनकी बैठक में यह तय हुआ था कि 2.5 साल दोनों पार्टियों से मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी कहती है ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को प्रोजेक्ट किया गया था, वही बनने वाले थे। अब बात वो तो अतीत में चली गई कि क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने के कारण भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ, जिनके साथ बाला साहब देवरस के समय से लगातार शिवसेना जिनके खिलाफ राजनीति करती रही। लेकिन इसकी शुरुआत कोई जो है वो 2019 में इसकी नींव पड़ी इस मतभेद की, ऐसा नहीं है। इस मतभेद की नींव 2014 या बल्कि कहें 2013 से पड़ गई थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की चर्चा चल रही थी, बनाया जाए नहीं बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतभेद थे, तब शिवसेना ने अचानक एक स्टैंड लिया कि सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए और हमारी राय ली जानी चाहिए। और बाला साहब ठाकरे ने पहले कहा था, फिर उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुषमा स्वराज जो है वो गठबंधन को मंजूर होंगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। शुरुआत यहाँ से हुई। 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ी और अच्छी सफलता मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते शिवसेना को लगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है और जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक चुनकर आएंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यहाँ से समस्या की शुरुआत हुई। शिवसेना नंबर 2 की हैसियत में आने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि 2014 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसको ज़्यादा विधानसभा सीटों पर लड़ने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उनके सामने जो है लोकसभा चुनाव का नतीजा रख रही थी। वोट शेयर और सीट दोनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से आगे थी। नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने से 48 घंटे पहले दोनों पार्टियों ने तय किया कि अब साथ नहीं लड़ेंगे। गठबंधन के लिए शिवसेना तैयार नहीं हुई, उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हुए नंबर 2 की हैसियत में आने। चुनाव हुआ, शिवसेना अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, एनसीपी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़े। और जब नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी को 288 में से 122 सीटें मिली। 23 सीटों से वो पूर्ण बहुमत से चूक गई। उस समय मौके का फ़ायदा उठाकर शरद पवार ने पूरे चुनाव नतीजे आने से पहले घोषणा कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं और हवाला दिया कि मैं प्रदेश की राजनीति के लिए, स्थिरता के लिए, विकास के लिए ये ज़रूरी है कि राजनीतिक स्थिरता रहे, इसलिए समर्थन कर रहा हूँ। शिवसेना को लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेने में ही भलाई है,
केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार हो गई और एनसीपी के साथ गठबंधन हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आखिर शिवसेना समर्थन करने आई, लेकिन बीजेपी ने वो उन शर्तों पर समझौता नहीं किया जिन पर पहले से शिवसेना के साथ समझौता चला आ रहा था कि एक जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा दूसरी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा, और जिसका उप मुख्यमंत्री होगा उसको फाइनेंस और होम ये 2 डिपार्टमेंट मिलेंगे। बीजेपी ने मना कर दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बनाया और दोनों महत्वपूर्ण विभाग भी देने से शिवसेना को मना कर दिया। उसके बाद से शिवसेना और भाजपा के संबंध कभी ठीक नहीं हुए। 5 साल सरकार में शिवसेना जरूर रही, केंद्र में भी राज्य में भी, लेकिन अगर आप उस समय के अखबार उठाकर देखिए, खासतौर से शिवसेना का जो मुखपत्र है उसको उठाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी को और जिस सरकार में शामिल थे उस सरकार के खिलाफ लगातार विश्वमन करते रहे। और 2019 में फिर उन्होंने जो है कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी छोटी हो जाए और वो उसमें सफल नहीं हुए। हालांकि उस कम सीटों पर लड़ी भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन किया। मेरा मानना है कि गलत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, गठबंधन नहीं करना चाहिए था। वो लगभग 100 सीटें कम लड़ी 2014 की तुलना में और 105 सीटें आईं, 17 सीटें कम हो गई। उद्धव ठाकरे को लगा कि मुख्यमंत्री बनने का ये आखिरी अवसर है, अगर इस समय चूक गए तो फिर मेरे लिए मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर उधर गए। लेकिन अब क्या मिल रहा है उनको? उधर जाकर वो मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जो है उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटना पड़ा। अब बात आ रही है कि चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए या नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो चाहते हैं कि घोषित किया जाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं उद्धव ठाकरे के, उनसे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया है। उन्होंने मान लिया है कि अब उनके पक्ष में कुछ नहीं होने वाला और वो कांग्रेस और शरद पवार की दया पर निर्भर हैं। तो पहले उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि उद्धव ठाकरे से बेहतर जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता, वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन के मुख्यमंत्री पहले वही बने थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है, मतलब 2-3 उनके बयान हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि वो इस सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे उसका नेता जो है वो बनेगा मुख्यमंत्री। यानी उनको एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी नंबर 1 नहीं बनने जा रही है। जिस तरह का लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में नंबर 1 हो सकती है। तो ऐसे में उनको पहले से अंदाज़ा हो गया है चुनाव नतीजे का, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में वो सिंपैथी वोट जिसकी उम्मीद कर रहे थे वो मिली नहीं। वो वोट नहीं मिला तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। एकनाथ शिंदे से भी खराब स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे का रहा लोकसभा चुनाव में। तो उन्होंने नया सिद्धांत जो है सामने रखा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी के विधायक ज़्यादा हों उसी का मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद के मामले में इस मुद्दे पर फैसला पहले हो जाना चाहिए। यानी फिर उन्होंने कन्फर्म किया उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जिसका नाम है वो गठबंधन में महाविकास आघाड़ी में नंबर 1 की पार्टी नहीं बनने जा रही है। तो चुनाव होने और चुनाव नतीजे आने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक तरह से हार मान ली है कि उनकी पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसा वो समझते थे या चाहते थे। तो कह रहे हैं कि पहले ही तय हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इससे पहले वाली बात को जोड़ लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि जो विधायक ज़्यादा हों उसका जो है नेता मुख्यमंत्री बने। तो इन सब बातों को देखते हुए उद्धव ठाकरे के बारे में, उनकी मनस्थिति के बारे में और उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा वो अभी पिछले दिनों आए थे, दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और शायद शरद पवार से भी दिल्ली में मिले। वो आए थे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे को हल करने के लिए
कि गठबंधन की बैठक हो और उसमें तय हो जाए कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि पहले से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम की घोषणा की जाए। तो उनको वहाँ पर बड़ी निराशा हाथ लगी। तो लौट कर जो उन्होंने मुंबई पहुँचने के बाद जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं वो बात मानूंगा, उस बात से सहमत हो जाऊंगा जो फैसला कांग्रेस और शरद पवार करेंगे। यानी कि उनको पता है कि कांग्रेस और शरद पवार तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी तक कांग्रेस और शरद पवार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि उद्धव ठाकरे को वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में पेश करना चाहते हैं उनका नाम। तो उद्धव ठाकरे निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। अब वो जिस बात के लिए छोड़ कर आए थे भारतीय जनता पार्टी का साथ, यानी मुख्यमंत्री का पद, वो उनके हाथ से उनको लग रहा है फिसल चुका है, उनको नहीं मिलने वाला है। तब उनके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। लेकिन वो इतनी दूर निकल गए हैं कि अब लौटकर बीजेपी के साथ आ नहीं सकते। उनकी मुश्किल ये है, जहाँ हैं वहाँ उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर हो गई है, जो 2019 में उनकी स्थिति थी और लोकसभा चुनाव से पहले जो स्थिति थी। इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 घटक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी उद्धव ठाकरे को। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उद्धव ठाकरे को अगर सीटें कम दी होती तो हम ज़्यादा सीटों पर लड़ते, तो हम ज़्यादा सीटें जीतते, हमारी संख्या और ज़्यादा होती और ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो 99 पर रुक गई, वो शायद 100 की संख्या पार कर जाती। तो ये पीछे मुड़कर देखने से और इन बातों पर अफसोस करने से कुछ होगा नहीं। उस गलती को जो लोकसभा चुनाव में हुई कांग्रेस के मुताबिक, उसको वो विधानसभा चुनाव में सुधारना चाहती है। तो उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, उनके सामने विकल्प नहीं बचे हैं। फिर कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व और शरद पवार की दया पर अब निर्भर हैं और ये दोनों मिलकर जो है नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का कद और पद बढ़े। जो उनको दे चुके हैं उस समय बीजेपी को रोकने के लिए उनकी मजबूरी थी और कोई तरीका नहीं था बीजेपी को सत्ता में आने से या बने रहने से रोकने के लिए। उद्धव ठाकरे को साथ लेकर और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने वो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। अब उद्धव ठाकरे की उनके लिए उतनी बड़ी उपयोगिता नहीं रह गई है जो 2019 में थी। 2019 में शरद पवार और कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे मजबूरी थे। अब कितने ज़रूरी होंगे, मजबूरी तो नहीं रह गए हैं, कितने ज़रूरी होंगे इस बात का फैसला 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से होगा कि किस पार्टी के कितने विधायक आते हैं। और उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतज़ार करें, उस समय अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन उस बार्गेनिंग पावर में अगर कांग्रेस और एनसीपी साथ रहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री का पद हासिल करना लगभग असंभव जैसा होगा। और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी दोनों नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने। उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, शासन पर उसकी जो है पकड़ बढ़ेगी, तो उसके कारण जो है पार्टी का के जनाधार में भी वृद्धि होगी और पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है, एकनाथ शिंदे जो लेकर गए हैं, उससे भी वो कुछ अपना जनाधार खींच सकते हैं, ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का मजबूत होना कांग्रेस और शरद पवार दोनों के लिए खतरे की घंटी है, तो इस घंटी को बजने नहीं देंगे। ये बात ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे समझ गए हैं, उन्होंने इसीलिए पहले से सरेंडर कर दिया है कि ये बयान बताते हैं कि उन्होंने मान लिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी वो स्थिति नहीं रहने वाली है जो 2019 में थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना उस समय एक थी, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसको 56 सीटें मिली थी, 54 सीटें एनसीपी को मिली थी और 44 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में वो जो परफॉर्मेंस थी 2019 की,
वो भी उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि शायद वो रिपीट न कर पाए, इसलिए मुख्यमंत्री पद से उनका दावा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी मुश्किल है, उनके सामने बड़ी मुश्किल है कि जिस बात के लिए, जिस काम के लिए, जिस लालच में या जिस पद के लिए वो इतना पुराना गठबंधन तोड़ कर आए, अब वो जो है वो बहुत दूर नज़र आ रहा है, दिल्ली दूर नज़र आ रही है। तो ऐसे में उनके सामने पॉलिटिकली सर्वाइव करने के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव में समय है, अक्टूबर नवंबर में होने की उम्मीद है, या हो सकता है नवंबर दिसंबर में झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हो। तब क्या परिस्थिति बनेगी, तब तक इतना तो तय नज़र आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टियों की परफॉर्मेंस थी, खासतौर से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी, उसमें सुधार होने जा रहा है। कितना सुधार हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी कितना बदलाव कर पाएगी, जो उसकी कमियां थी उनको कितना दूर कर पाएगी, ये सब एक समस्या होगी, एक चुनौती भी होगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की पार्टियों के सामने कि एक बार जो उनकी काट की हांडी चढ़ी, जो आरक्षण का मुद्दा था, अब ये दोबारा नहीं चलने वाला है। खासतौर से कि अगर एनडीए 400 पार हुई तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, वो मुद्दा दोबारा नहीं चलने वाला। और एक जो सिंपैथी थी एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने की, और उसके कारण बीजेपी से जो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी भी निकल चुकी है। ये दो बड़े फैक्टर हैं जो चुनावी समीकरण को इन पार्टियों के बीच बदल सकते हैं। कौन कितना इसका लाभ उठा पाएगा, किसका संगठन ज़्यादा सक्रिय होगा, किसका संगठन ज़मीन पर अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत कर पाएगा, ये अगले 2-3 महीनों में तय होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर किस तरह की उभरेगी। लेकिन जो अभी है उसमें काफ़ी बदलाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूँ कि उसमें काफ़ी बदलाव होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।